हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं ए स्वॉर्न स्वॉर्ड बुक के चैप्टर फर्स्ट की। और इसकी कहानी हेज नाइट बुक के बाद से स्टार्ट होती है, जब डंक और एग ड्रोन के सफर पर निकल जाते हैं और इन दोनों की जोड़ी ड्रोन और द रीच एरिया में किस तरह से धमाल मचाती है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और जिन भी दोस्तों को इस बुक को पढ़ना है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चौराहे पर रखे एक लोहे के पिंजरे में दो मरे हुए आदमी गर्मियों की धूप में सड़ रहे थे। एग उन्हें देखने के लिए रुक गया और एग का घोड़ा, जिसका नाम मिस्टर था, वह रुकने का ही इंतजार कर रहा था। और जैसे ही एग रुकता है तो वह सड़क के किनारे सूखी घास खाने के लिए चल दिया। उस घोड़े की पीठ पर शराब के दो बड़े पीपे लदे हुए थे। तब एग पूछता है, सर आपको क्या लगता है ये कौन थे? तब डंक अपने घोड़े थंडर पर सवार उन मरे हुए लोगों के काफी करीब था और डंक कहता है, लुटेरे, बलात्कारी या फिर हत्यारे। गर्मी की वजह से डंक के पुराने हरे कुर्ते की बगलों में पसीनों के गहरे निशान बन गए थे। आसमान नीला था और सूरज आग उगल रहा था। सुबह से ही डंक का शरीर पसीने से तरबतर था। एग ने घास फूस की बनी टोपी को उतारा और उसका सिर पूरी तरह से गंजा था और धूप में चमक रहा था। उन लाशों पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थी और एग अपनी टोपी से उन मक्खियों को उड़ाने लगता है और कहता है, उन्होंने जरूर बहुत कुछ बुरा किया होगा, इसलिए इन्हें क्रो केज में मरने के लिए छोड़ दिया। कभी कभी एग किसी मिस्टर की तरह समझदार बातें करता तो कभी वह 10 साल के बच्चों जैसा व्यवहार करता। तब डंक कहता है, कुछ लॉर्ड को मौत की सजा देने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। वह लोहे का पिंजरा इतना छोटा था कि उसमें एक आदमी बड़ी मुश्किल से आए, लेकिन इसमें तो दो लोगों को ठूंस रखा था। वे आमने सामने खड़े थे, उनके हाथ पैर आपस में उलझे हुए थे और उनकी पीठ पिंजरे की गर्म सलाखों से लग रही थी। भूख के मारे इनमें से एक ने दूसरे को खाने की कोशिश की थी और उसकी गर्दन और कंधे को खा लिया था। कौवों ने भी दोनों का बुरा हाल किया हुआ था। जब डंक और एग पहाड़ी से घूमकर वहां पहुंचे तो सारे कौवे एक साथ काले बादल की तरह एक साथ उड़े। और इतने सारे कौवे देखकर एग का घोड़ा मिस्टर भी डर जाता है। डंक ने कहा, ये जो कोई भी हो, देखने में ऐसे लग रहा है मानो कि भूख से मरे हो और उनकी चमड़ी सूख कर हरी हो गई है और सड़ रही है और वो कंकाल मातर लग रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने किसी की रोटी चुराई हो या किसी लॉर्ड के जंगलों में हिरन का शिकार किया हो। अकाल और सूखे का दूसरा साल होने के कारण अब लॉर्ड्स ने अपने जंगलों में अवैध शिकार को बिल्कुल बंद कर दिया था। तब एग कहता है, हो सकता है कि वे डाकुओं के किसी गिरोह से हो। दोस्त नाम की जगह पर एक गाय को द डे डे हैंग ब्लैक रॉबिन गाते हुए सुना। तब से एग को हर एक झाड़ी के पीछे डाकू ही नजर आते हैं। डंक ने आर्लेन के साथ काम करते हुए कुछ डाकुओं का सामना किया था और अब उसे दोबारा उन डाकुओं से मिलने की कोई जल्दी नहीं थी। और डंक जानता था कि उन डाकुओं में कोई बहादुर और भला आदमी नहीं है। तब डंक को एक डाकू की याद आई जिसे आर्लेन ने फांसी पर चढ़ाने में मदद की। वह डाकू अंगूठियां चुराने का शौकीन था। वह अंगूठी निकालने के लिए आदमियों की उंगली काट देता था और महिलाओं की उंगलियों को दांतों से काटना पसंद करता था। डंक ने उस डाकू के बारे में कोई गाना नहीं सुना था। डंक ने सोचा, चाहे डाकू हो या शिकारी, पर अब क्या फर्क पड़ता है, मरे हुए लोगों की संगति अच्छी नहीं होती है। डंक ने अपने घोड़े थंडर को पिंजरों के चारों ओर धीरे धीरे घुमाया। तभी डंक को एहसास हुआ उन लाशों की आंखें डंक का पीछा कर रही थी। एक मरे हुए आदमी का सिर नीचे झुका हुआ था और उसका मुंह हल्का सा खुला था। तब डंक ने ध्यान से देखा, उसकी जीभ गायब थी। डंक ने सोचा शायद कौवे ने उसकी जीभ खा ली होगी, लेकिन डंक ने सुना था कि कौवे सबसे पहले मरे हुए लोगों की आंखें निकालते हैं और बाकी चीजें बाद में, या फिर किसी लॉर्ड ने उसकी जीभ कटवा दी होगी। डंक ने धूप और पसीने से उलझे हुए बालों में उंगलियां फेरी और वह जानता था कि अब उन मरे हुए लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता और उन्हें स्टैंड फास्ट तक शराब के पीपे लेके जाने थे। अब डंक एग से पूछता है कि हम किस रास्ते से आए थे, मैं तो रास्ता ही भूल गया। एग इशारा करते हुए कहता है, सर स्टैंड फास्ट उस तरफ है। तो डंक कहता है, तो फिर हम उसी रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हम यहाँ बैठकर मक्खियां गिनते रहे तो शाम होने तक वापस नहीं पहुँच सकते। और डंक ने अपने घोड़े थंडर को हल्की सी एड़ी चुभोई और अपने घोड़े को उस रास्ते की ओर लेके जाने लगा। एग ने अपनी घास फूस की बनी टोपी पहनी और अपने घोड़े मिस्टर पर बैठ गया और लगाम को जोर से झटका दिया और मिस्टर अब घास चरना छोड़ देता है और बिना किसी आनाकानी के उसके साथ चल दिया, जो कि उस घोड़े के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था।
डंक ने सोचा घोड़ों को भी गर्मी लग रही होगी और ये शराब के पीपे भी भारी होंगे। गर्मियों की धूप ने सड़क को सख्त बना दिया था। सड़क पर पहियों के निशान इतने गहरे थे कि किसी घोड़े का पैर टूट सकता था। इसलिए डंक सावधानी से थंडर को उनके बीच की ऊंची जमीन पर चला रहा था और खुद पैदल चल रहा था। दोस्त शहर निकलते निकलते रात हो गई थी और हल्की ठंड होने लगी थी और रात के अंधेरे में चलते हुए डंक का टखना मुड़ गया। डंक मन में सोच रहा था कि सर आर्लेन अक्सर कहा करते थे कि एक नाइट को दर्द और तकलीफों के साथ जीना चाहिए, और हाँ, टूटी हड्डियां और घावों के निशानों के साथ भी। अगर थंडर का पैर टूट जाता तो खैर बिना घोड़े का नाइट कैसे लगता। असल में बिना घोड़े का नाइट होता ही नहीं है। और वहीं एग डंक से 5 गज पीछे चल रहा था और एग सड़क पर बने टायरों के गड्ढों पर एक पैर नीचे तो दूसरा ऊपर जमीन पर रख के चल रहा था, जिससे वह बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी कटार उसके म्यान में लटक रही थी। एग के जूते उसके बैग पर लटके हुए थे और एग ने फटे पुराने कुर्ते को अपनी कमर पर बांधा हुआ था और उसके घास फूस की टोपी अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसका चेहरा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था और उसकी बड़ी बैंगनी आंखें चमक रही थी। एग 10 साल का था और उसकी लंबाई 5 फुट से भी थोड़ी कम थी। हालांकि वह तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसे डंक के कद तक पहुंचने में अभी काफी लंबा सफर तय करना था। एग बिल्कुल उस अस्तबल के लड़के जैसा दिख रहा था, पर वह असल में अस्तबल का लड़का नहीं है, बल्कि वह तो एक राजकुमार है। मरे हुए लोग बहुत जल्द पीछे रह गए, लेकिन डंक अभी भी उनके बारे में सोच रहा था। आज के समय में साम्राज्य में कानून तोड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अकाल और सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और हजारों लोग यहाँ से अच्छी जगहों की तलाश के लिए निकल पड़े जहाँ पर अच्छी बारिश हो रही थी। हालांकि लॉर्ड ब्लड रेवन ने उन्हें उनकी जमीन वापस देने और अपने लॉर्ड के पास लौटने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। बहुत से लोगों ने सूखे और अकाल के लिए ब्लड रेवन और राजा एरिस को जिम्मेदार माना, तो वहीं कुछ लोगों का मानना था यह देवताओं का न्याय है, क्योंकि अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करने वाला किंग्सलेयर शापित होता है। कुछ समझदार लोग इस बात को नहीं कहते और डंक एग से पूछता है, ब्लड रेवन की कितनी आंखें हैं? यह एक पहेली थी जो एग ने ओल्ड टाउन में सुनी थी और एग जवाब देता है, 1000 आंखें या फिर 1। 6 साल पहले किंग्स लैंडिंग में डंक ने ब्लड रेवन को अपनी आंखों से देखा था, जब वह सफेद घोड़े पर स्ट्रीट ऑफ स्टील से निकलकर जा रहे थे और उनके पीछे उनके 50 तीरंदाज चल रहे थे। यह बात राजा एरिस के आयरन थ्रोन पर बैठने और उसे हैंड ऑफ किंग बनने से पहले की बात है। ब्लड रेवन काले और लाल टारगेरियन कपड़ों में और उसकी कमर पर डार्क सिस्टर तलवार के साथ वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति दिखते थे। उसकी पीली चमड़ी और सफेद बालों के कारण वह एक जिंदा लाश की तरह दिखते और उसकी गाल और ठुड्डी पर जन्म से एक निशान था जो एक लाल कौवे जैसे दिखता। लेकिन उस समय डंक को यह निशान एक अजीब सा धब्बा लगा। डंक उन्हें इतनी गौर से देख रहा था कि ब्लड रेवन को इसका एहसास हो गया था। राजा के इस जादूगर ब्लड रेवन ने डंक की ओर मुड़कर देखा। उसकी केवल एक आंख थी और वह भी लाल। दूसरी आंख का गड्ढा खाली था, जो कि उसे रेड ग्रास फील्ड की लड़ाई में बिटर स्टील ने घाव के रूप में दिया था। फिर भी डंक को ऐसा लगा जैसे उसकी दोनों आंखें उसकी खाल को चीरकर उसकी आत्मा के अंदर तक झांक रही हो। इतनी गर्मी के बावजूद इस याद ने डंक को अंदर से झंकोर दिया। तब एग ने कहा, सर, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तब डंक ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे भी उतनी ही गर्मी और प्यास लग रही है जितनी उन लोगों को। डंक ने सड़क के उस पार एक खेत की ओर इशारा किया जहाँ खरबूजों की बेलें सूख रही थी। सड़क के किनारे पर कुछ जंगली घास तो अभी भी अच्छी हालत में थी, लेकिन फसलें बहुत बुरी हालत में थी। सर आर्लेन कहा करते थे कि कोई भी हेज नाइट प्यासा नहीं रहता जब तक उसके पास बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए अपना हेलमेट है। बारिश का पानी सबसे अच्छा पेय है लड़के। डंक सोच रहा था कि सर आर्लेन ने कभी इतनी भीषण सूखा और अकाल नहीं देखा। डंक अपना हेलमेट स्टैंड फास्ट में ही छोड़ आया था और वह पहनने में बहुत भारी और गर्म था और वैसे भी बारिश तो हो नहीं रही थी। एक हेज नाइट आखिर करे तो क्या करे जब सड़क के किनारे की झाड़ियां भी मुरझा गई हो। और डंक मन में सोच रहा था कि अगर वे नदी के पास पहुंच गए तो सबसे पहले उसमें जाकर नहाएगा। वह सीधा पानी में कूदेगा और भीग कर मुस्कुराते हुए बाहर आएगा और पानी उसके बालों से बहता हुआ गालों की तरफ से गुजरेगा और भीगी हुई कमीज उसके शरीर के साथ चिपकी होगी और शायद एग भी भीगना चाहेगा।
हालांकि एग बिल्कुल सूखा दिख रहा था और उसे पसीना बहुत कम आता था। उसे गर्मी पसंद थी और वह ड्रोन में बिना शर्ट के घूमता और उसका रंग भी ड्रोन वासियों की तरह भूरा हो गया था। डंक खुद से कहता है यह इसके टारगेरियन और ड्रैगन खून का असर है। पसीने से तरबतर ड्रैगन किसने देखा है। डंक भी अपनी कमीज उतार देना चाहता था लेकिन यह उसे सही नहीं लगा। हेजनाइट चाहे तो नंगा होकर भी सवारी कर सकता है लेकिन फिर खुद का ही नाम बदनाम होता है। लेकिन जब आप किसी लॉर्ड की सेवा में हो तो बात अलग होती है। सर आर्लेन कहा करते थे जब आप किसी लॉर्ड का खाना और पानी स्वीकार करते हो तो हमेशा उसकी उम्मीदों से ज्यादा काम करो, चाहे उसमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, और सबसे बढ़कर अपने मालिक का सिर शर्म से झुकने मत दो। स्टैंड फास्ट में खाने का मतलब सिर्फ चिकन और शराब था लेकिन यहाँ का मालिक सर यूस्टेस खुद साधारण खाना खाता था। सर बेनिस ऑफ ब्राउनशील्ड पुराने लकड़ी के पुल पर उनका इंतजार कर रहा था और उसने चिल्लाकर कहा, तो तुम वापस आ गए। तुम्हें गए हुए कितनी देर हो गई और मुझे लगा कि तुम उस बुढ़े आदमी की चांदी लेकर भाग गए हो। बेनिस अपने घोड़े पर बैठा था, सोर लीफ चबा रहा था जिससे ऐसे लग रहा था कि मानो उसका मुंह खून से भरा हो। डंक ने उसे बताया हमें शराब ढूंढने के लिए दोस्क तक जाना पड़ा। समुद्री लुटेरे क्रैकन्स ने लिटिल दोस्क पर हमला कर दिया था। वे वहां की धन दौलत और औरतों को उठा के ले गए और जो वह नहीं ले जा सके उनमें से आधे हिस्से को जला दिया। तब बेनिस ने कहा उस डेगोन ग्रेजॉय को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, पर हाँ उसे लटकाएगा कौन? क्या तुम बूढ़े पिच बॉटम पैट से मिले? तब डंक कहता है उन्होंने हमें बताया था कि वह मर चुका है। जब उसने समुद्री लुटेरों को अपनी बेटी ले जाने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे मार डाला। तब बेनिस ने कहा भाड़ में जाए सब, मैंने उसकी बेटी को एक बार देखा था, मेरे हिसाब से उसके लिए मरना बेकार था। उस मूर्ख पिच बॉटम पर मेरे आधे चांदी के सिक्के का कर्ज था। सर बेनिस बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा डंक उसे छोड़कर गया था, वैसे ही उसमें बदबू आ रही थी और वह हर दिन एक जैसे कपड़े पहनता। सर बेनिस कहते हैं सिर्फ 2 पीपे लाए, सर यूजलेस को तो 4 चाहिए थे। तब डंक ने कहा हम लकी हैं कि जो हमें 2 मिल गए। सूखे का असर आर्बर शहर तक पहुंच गया है। हमने सुना है कि अंगूर बेलों पर ही सूखकर किशमिश बन रहे हैं और ऊपर से इन समुद्री लुटेरों क्रैकन्स ने लूटपाट मचा रखी है। एग ने बीच में टोकते हुए कहा सर पानी गायब हो गया है। डंक बेनिस की बातों में इतना खोया हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं दिया था। पुल के नीचे अब सिर्फ रेत और पत्थर बचे थे। यह तो अजीब बात है, जब हम यहाँ से गए थे तब नदी में कम पानी बह रहा था, पर बह तो रहा था, अब तो वह बिल्कुल सूख चुकी है। बेनिस हंस पड़ा। बेनिस 2 तरह से हंसता था, कभी तो मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाता तो कभी वह एक एक घोड़े से भी तेज रेंकता, पर अभी वाली हंसी मुर्गे वाली हंसी थी। और बेनिस कहता है लगता है तुम्हारे जाने के बाद यह सूख गई है। सूखे में ऐसा ही होता है। डंक निराश हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि अब मैं नदी में कैसे नहाऊंगा और इन फसलों का क्या होगा। और द रीच इलाके में आधे से ज्यादा कुएं सूख चुके थे और सभी नदियां धीमे पड़ गई थी, यहाँ तक कि ब्लैक वाटर रस और विशाल मेंढर नदी भी। और डंक घोड़े से नीचे उतरकर जमीन पर बैठ जाता है। तब बेनिस कहता है पानी बहुत बेकार चीज है, एक बार मैंने पिया था और मैं कुत्ते की तरह बीमार हो गया, इससे बेहतर तो शराब है। तब डंक कहता है जई जो अनाज के लिए नहीं और गाजर मटर और बंद गोभी के लिए पानी बेकार नहीं है, अंगूरों को भी तो पानी चाहिए होता है। और डंक आगे कहता है यह इतनी जल्दी कैसे सूख सकती है, हमें गए हुए सिर्फ अभी 6 दिन हुए हैं। तब बेनिस कहता है शुरुआत से ही इसमें ज्यादा पानी नहीं था डंक, एक समय था जब मैं इसे ज्यादा तो पेशाब कर देता था। तब डंक कहता है डंक नहीं, मैंने तुम्हें बताया था मुझे सर डंकन द टॉल कहते हैं। तब बेनिस कहता है किसके द्वारा? तुम्हारे इस गंजे स्क्वायर के द्वारा। और उसने एक की ओर देखा और अपनी मुर्गी जैसी आवाज में हंसा। जब तुम आर्लेन ऑफ पेनेट्री के लिए काम करते थे तब से तुम लंबे जरूर हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी वही डंक द लंक ही लगते हो। डंक ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा और पत्थरों की ओर घूरने लगा और कहा हमें क्या करना चाहिए? तब बेनिस कहता है शराब घर ले चलो और सर यूजलेस को बता दो कि उसकी नदी सूख गई है। स्टैंड फास्ट के कुएं में अभी भी पानी है और वे प्यासे नहीं मरेंगे। तब डंक बेनिस से कहता है तुम उसे यूजलेस मत कहो, तुम उसकी छत के नीचे सोते हो तो थोड़ा सम्मान करो। तब बेनिस कहता है तुम हम दोनों के हिस्से का सम्मान कर लो डंक, मैं तो उसे जो चाहूँ वही कहूँगा। और डंक अब उस लकड़ी के पुल पर चलने लगता है और नदी की तरफ रेत और पत्थर को देखने लगता है। और डंक एग से कहता है यहाँ पर तो मरी हुई मछलियाँ हैं। तब एग कहता है हाँ सर मैं देख रहा हूँ। और इन मरी हुई मछलियों की दुर्गंध ने उन्हें उन मरे हुए आदमियों की याद दिला दी जो उन्होंने उस चौराहे पर पिंजरे में देखे थे। डंक कूदकर सूखी नदी में उतरा
और उकड़ू बनकर बैठा रहा और उसने एक पत्थर को पलटा। वह ऊपर से सूखा और गर्म था लेकिन नीचे से गीला और कीचड़ से भरा। फिर डंक उस पत्थर को किनारे की तरफ फेंक देता है और मन में सोचता है, पानी को गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और ये कल तक तो मछलियां जिंदा थी। तो अब डंक देखता है कि पत्थर पर बेनिस द्वारा थूके गए सौर लिफ का लाल रंग पड़ा हुआ था और ये धूप में लाल और चिपचिपा चमक रहा था। फिर उसे बेनिस द्वारा कहे गए डंक द लंक की याद आई। तब वह सोचता है कि सर आर्लन उसे इसी नाम से पुकारते थे, डंक द लंक, किले की दीवार जैसा मोटा दिमाग। पर वो डांटते थे तब भी उनमें प्यार झलकता था, लेकिन सर बेनिस के मुंह से ये शब्द बहुत अजीब लग रहे थे। सर आर्लन को मरे हुए 2 साल हो गए। डंक का मन कर रहा था कि वह सर बेनिस के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारे और उसके सड़े हुए लाल दांतों को तोड़ दे। बेनिस भले ही एक नीच इंसान था, लेकिन डंक उससे 1.5 फुट लंबा और भारी था। डंक खुद को बुद्धू मानता था, पर वह शरीर से बहुत बड़ा था और वह अपना सर वेस्टरोस के आधे और ड्रोन से लेकर द नेक तक की हर सराय के दरवाजों की बीम से टकराया है। एग के भाई एमोन ने ओल्ड टाउन में उसकी लंबाई मापी थी और उस समय वह 7 फीट से बस 1 इंच कम था, लेकिन वह आधे साल पहले की बात है। अब तो वह और भी लंबा हो गया। सर आर्लन कहा करते थे कि डंक अगर कोई चीज में सबसे अच्छी तरह से अगर वह कर सकता है तो वह है लंबाई का बढ़ना। और डंक अपने घोड़े थंडर के पास गया और उस पर सवार हो गया और कहा, एग तुम शराब लेकर स्टैंड फास्ट वापस जाओ, मैं देखने जा रहा हूँ कि नदी के पानी को क्या हुआ है। तब बेनिस कहते हैं, नदियाँ और झरने तो अकाल में अक्सर सूख जाते हैं। तब डंक कहता है, मैं बस एक नजर देखना चाहता हूँ। तब बेनिस कहता है, वैसे ही जैसे तुमने उस पत्थर के नीचे देखा था और तुम्हें पत्थरों को पलटना नहीं चाहिए था। क्या पता उसमें से कुछ रेंगता हुआ बाहर निकल जाए। हमारे पास स्टैंड फास्ट में अच्छे बिस्तर है और अच्छा खाना भी। वहाँ पर तुम्हें सिर्फ अंडे ही मिलेंगे और करने को कुछ खास काम नहीं। वहाँ पर सिर्फ तुम सर यूजलेस की पुरानी महानता की कहानियां सुनोगे। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि बस नदी सूख गई है और कुछ नहीं। पर डंक बहुत जिद्दी था और उसने एग से कहा, सर यूस्टेस अपनी शराब का इंतजार कर रहे होंगे, उसे बता दो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब एग कहता है, मैं चलूंगा सर। एग ने अपने घोड़े मिस्टर की लगाम खींची, घोड़े ने अपने कान फड़फड़ाए और तुरंत चलना शुरू कर दिया। वह अपनी पीठ पर लदे शराब की पीपों से छुटकारा पाना चाहता था। डंक वहां से अभी सिर्फ 12 गज ही चला होगा कि बेनिस ने उसे अपने घोड़े से पकड़ लिया और कहने लगा, बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं ताकि देख सकूं कि तुम्हें फांसी ना हो जाए। और फिर बेनिस ने अपने मुंह में एक और ताजा सौर लिप चबाते हुए कहा, उन विलो के पेड़ों के आगे स्पाइडर की जमीन है। अब डंक कहता है, मैं अपनी ही तरफ रहूंगा। डंक लेडी कोल्डमाउंट से कोई पंगा नहीं चाहता था। डंक ने स्टैंड फास्ट में लेडी कोल्डमाउंट के बारे में बुरी बातें सुनी थी। उसे रेड विडो कहा जाता था क्योंकि जिससे वह शादी करती उसके पति मर जाते। बूढ़े सैम स्टूप्स का कहना था कि वह एक डायन और जहर देने वाली बुरी औरत थी। 2 साल पहले उन्होंने भेड़ चुराने के आरोप में एक ओसग्रे आदमी को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को नदी के पार भेजा था। सैम स्टूप ने बताया, जब मेरे लॉर्ड उसे वापस लाने कोल्डमाउंट गए तो उन्होंने बताया था कि उस किले की पानी की खाई के नीचे ढूंढे। उन्होंने बेचारे डेक को पत्थर से भरे बैग में सिलकर पानी में डुबो दिया था और उसी दिन के बाद से सर यूस्टेस ने सर बेनिस को अपनी सेवा में रख लिया ताकि वे उन स्पाइडर आदमियों को अपनी जमीन से दूर रख सके। तपती धूप में थंडर धीरे धीरे चल रहा था। आसमान नीला था और बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। नदी के बहाव का रास्ता, पथरीली पहाड़ियां, वीरान पड़े विलो पेड़, बंजर जमीन, भूरी पहाड़ियां और मरती हुई फसलों के खेतों से गुजर रहा था। उस पुल से 1 घंटे की दूरी तय करने पर वो वाट्सवुड नाम के ओस्करे के छोटे जंगल के किनारे पहुंच गए। दूर से वह हरियाली और छांवदार जंगल लग रहा था और डंक के मन में ठंडी छांव और कल कल बहते झरनों के ख्याल आने लगे। लेकिन जब वे पेड़ों के पास पहुंचे तो देखा कि वे पेड़ पतले और बेजान हो गए हैं। कुछ बड़े ओक के पेड़ अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं और आधे से ज्यादा पाइन के पेड़ सर बेनिस की तरह भूरे हो चुके हैं। डंक ने सोचा, इन जंगलों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक चिंगारी और सब माचिस की तिल्ली की तरह जल जाएगा। फिलहाल चेकी वाटर नदी के किनारे घनी झाड़ियां और उनकी कंटीली लताओं और बिच्छू पत्तियों से भरी थी। उन कंटीली झाड़ियों में उलझने और जूझने के बजाय उन्होंने सूखी नदी को पार करके कोल्डमाउंट की ओर जाने का फैसला लिया। सूखी घास और मुरझाए जंगली फूलों के बीच कुछ काली नाक वाली भेड़ें चल रही थी। तब सर बेनिस कहते हैं, मैंने भेड़ों जैसा बेवकूफ जानवर आज तक नहीं देखा,
क्यों डंक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे ही रिश्तेदार जानवर है? जब डंक ने कोई जवाब नहीं दिया तो बेनिस फिर से अपनी अजीब मुर्गे जैसी हंसी हंसने लगा। आधा मील दक्षिण की ओर चलने के बाद वे उस बांध तक पहुंचे। बांध वैसे बहुत बड़ा तो नहीं था, पर काफी मजबूत लग रहा था। नदी के दोनों किनारों पर लकड़ी के 2 मजबूत बैरिकेड्स बनाए गए थे जो पेड़ों के तने से बने थे, और उनके बीच में पत्थर और मिट्टी भरकर उनको और मजबूत बना दिया गया। उस बांध के पीछे पानी का स्तर बढ़ रहा था और किनारों से पानी निकलकर कई नहरों में जा रहा था, और उसमें से एक नहर लेडी बेवर के खेतों में जा रही थी, जो लेडी बेवर के खेतों के बीच में से खोदी गई थी। डंक बेहतर तरीके से देखने के लिए अपने रकाबों पर खड़ा हो गया। पानी पर चमकती धूप से उसे दर्जनों छोटी छोटी नदियां दिखाई दी जो मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थी। और डंक कहता है, वे हमारी नदी का पानी चुरा रहे हैं। और यह देखकर डंक को बहुत गुस्सा आया, खासकर तब जब उसे एहसास हुआ कि ये पेड़ पक्का वाट्सवुड के जंगल से ही काटे गए होंगे। तब बेनिस कहते हैं, देख लिया तुमने क्या कर दिया लंक। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि नदी सूख गई हो सकता है इसकी शुरुआत पानी से हुई हो, पर इसका अंत खून से होगा, शायद तुम्हारा या फिर मेरा। और बेनिस ने अपनी तलवार निकाल ली और कहता है, अब कोई चारा नहीं है, वो रहे खुदाई करने वाले, अच्छा होगा कि हम उनमें थोड़ा डर पैदा कर दें। बेनिस ने अपने घोड़े को एडी मारी और उसका घोड़ा मैदान में सर पर दौड़ने लगा। डंक के पास इसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर इन खोदने वालों में थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो भाग जाएंगे। बेनिस और डंक को अपनी तरफ आते हुए देख एक आदमी ने अपना फावड़ा छोड़ दिया और वहां से भाग गया, और बाकी के सब मजदूर अपने फावड़े पकड़कर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन में खड़े हो गए। और उनमें से एक चिल्लाया, यह जमीन कोल्डमाउंट की है। बेनिस ने अपनी तलवार से इशारा करते हुए कहा, और यह नदी ओस्करे की है। और यह घटिया बांध किसने बनाया है? उसमें से एक ने कहा, मेस्टर सेरिक ने इसे बनवाया है। तब एक बुढ़ा मजदूर कहता है, नहीं, उस ग्रे पिल्ले ने तो बस यहाँ वहाँ इशारा किया था, पर बनाया तो हमने है इसे। तब बेनिस कहते हैं, तो फिर तुम ही इसे तोड़ोगे। और अब मजदूर की आंखों में गुस्सा और बगावत थी। बेनिस ने कहा, तुम लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? तुम्हारे 1 या 2 कान काटने पड़ेंगे, पहले कौन आना चाहता है? तब उनमें से एक आदमी बोला, यह जमीन लेडी बेबर की है और तुम्हारा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमने किसी का कान काटा तो हमारी मालकिन तुम्हें बोरे में भरकर नदी में डुबो देगी। और तब बेनिस अपना घोड़ा उसके पास ले गया और उससे कहा, मुझे यहाँ पर कोई लेडी नहीं दिख रही। और फिर अपनी तलवार की नोक उस मजदूर के सीने पर चुभोई, जिससे खून की कुछ बूंदें निकलने लगी। तब डंक ने कहा, अपनी तलवार अंदर रखो, मिस्टर सेरिक ने इन्हें इस काम पर लगाया है। तब उनमें से एक मजदूर ने कहा, यह फसलों के लिए है सर, गेहूं की फसल सूख रही है और नाशपाती के पेड़ भी। तब बेनिस कहता है, तो शायद नाशपाती का पेड़ मर जाए या फिर तुम मर जाओ। तब एक बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारी बातें हमें नहीं डरा सकती। तब बेनिस ने अपनी तलवार से उस आदमी का जबड़े से लेके कान तक गाल काट दिया और उसमें एक तरफ से खून बहने लगा। और तब बेनिस जोर से चिल्लाया, यहाँ से दफा हो जाओ, अपनी मालकिन के महल में चले जाओ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और डंक को अपना गुस्सा पीना पड़ा, क्योंकि इस मामले में बेनिस उसके साथ था। उनमें से 3 ने अपने औजार छोड़े और घास के मैदान में दौड़ने लगे। और उनमें से एक जो थोड़ा हट्टा कट्टा था, उसने अपना फावड़ा उठाया और कहा, ये तो सिर्फ 2 ही है। तब वह बूढ़ा आदमी बोलता है, तलवारों के सामने फावड़ों से लड़ना बेवकूफी है जोरगन। और फिर अपनी गाल पर हाथ लगा लेता है जिससे खून रिस रहा था। तब बेनिस बोलते हैं, अगर एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब डंक कहता है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस हमें तो पानी चाहिए और ये अपनी मालकिन से कह देना। तो वह आदमी बोलता है कि हम जरूर बताएंगे सर। वे वापस घर लौटते समय वाट्सवुड के जंगलों के बीच में से होके गुजरे, जहाँ पर पेड़ों की थोड़ी बहुत छाया से उन्हें राहत मिली। उन्होंने खाना पकाया। कहा जाता है कि इस जंगल में हिरण भी है, लेकिन उन्हें सिर्फ वहाँ पर मक्खियाँ ही दिखाई दी। और डंक के चेहरे के चारों ओर मक्खियाँ भिन भिना रही थी और थंडर की आंखों पर भी मक्खियाँ भिन भिना रही थी, जिससे थंडर काफी परेशान हो गया था। हवा रुकी हुई थी और घुटन भरी थी। ड्रोन में दिन में गर्मी और रात में ठंडक हो जाती थी, लेकिन रीच में रात में भी उतनी ही गर्मी जितने के दिन में। झुकी हुई एक टहनी के नीचे से निकलते हुए डंक ने एक पत्ता तोड़ा और उसे अपनी उंगलियों के बीच में मसला। वह उसके हाथ में हजारों साल पुराने कागज की तरह चूर चूर हो गया। डंक कहता है, तुम्हें उस आदमी को घायल करने की जरूरत नहीं थी। तब बेनिस कहता है, वो तो बस गाल पर एक छोटी सी खरोंच थी ताकि वह अपनी जुबान काबू में करना सीख जाए। मुझे तो उसका गला ही काट देना चाहिए था, लेकिन फिर बाकी सब खरगोशों की तरह इधर उधर भाग जाते।
और हमें उनका पीछा करना पड़ता और सभी को मारना पड़ता। तब डंक हैरानी से पूछता है, तुम 20 लोगों को मार देते? तब बेनिस कहता है, 22। यह तुम्हारी हाथ पैर की सभी उंगलियों से भी 2 ज्यादा है बेवकूफ। तुम्हें उन सबको मारना पड़ता, वरना वे जाकर सबको बता देते। रास्ते में गिरे हुए एक पेड़ के पास से गुजरते हुए बेनिस बोला, हमें सर यूजलेस को कह देना चाहिए था कि सूखे ने उनकी इस नदी को सुखा दिया है। तब डंक कहता है, सर यूस्टेस, तुम उनसे झूठ बोलना चाहते हो? तब बेनिस बोलता है, हाँ, और क्यों नहीं, उन्हें सच कौन बताएगा? ये मक्खियां। बेनिस गंदी और क्रूर तरीके से मुस्कुराया और आगे कहा, सर यूजलेस अपने टावर से बाहर कदम तक नहीं रखते, बस कभी कभी उन लड़कों की कब्र देखने चले जाते हैं जो ब्लैकबेरी झाड़ियों के नीचे दफन है। तब डंक कहता है, एक वफादार योद्धा का यह फर्ज होता है कि वह अपने मालिक को सब कुछ सच बताए। तब बेनिस कहता है, सच भी कई तरह के होते हैं मूर्ख, कुछ बताने लायक होते हैं और कुछ बताने लायक नहीं। लेकिन रेड विडो, अगर हम सर यूस्टेस को बता दें कि उस कुतिया ने हमारा पानी चुरा लिया, तो वह अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे वापस लेने को मजबूर हो जाएगा और देख लेना, उसे लगेगा कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब डंक कहता है, उन्हें करना भी चाहिए, हमारे आम लोगों को अपनी फसलों के लिए उस पानी की जरूरत है। तब बेनिस जोर से हंसते हुए कहता है, हमारे आम लोग? क्या सर यूस्टेस ने तुम्हें अपना वारिस घोषित किया था जब मैं कहीं बाहर घूमने गया था? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? 10, और उनमें से एक टेढ़ी आंख वाली जाइनिस का मंदबुद्धि बेटा भी शामिल है, जिसे तो यह तक नहीं पता कि कुल्हाड़ी किस तरफ से पकड़ते हैं। जाओ और उन सबको नाइट बना दो, तब भी हमारे पास रेड विडो के मुकाबले आधे सैनिक भी नहीं होंगे, और उनके घुड़सवारों, तीरंदाजों और बाकी फौज को तो मैंने अभी गिनाया ही नहीं। और उन्हें गिनने के लिए तुम्हें अपने हाथों पैरों की उंगलियों के साथ साथ अपने उस गंजे की उंगलियों की भी जरूरत पड़ेगी डंक। अब डंक कहता है, मुझे गिनने के लिए पैरों की उंगलियों की जरूरत नहीं है। और अब डंक उस गर्मी, मक्खियां और उस नीच योद्धा बेनिस से तंग आ चुका था। बेनिस शायद कभी सर आर्लेन के साथ रहा होगा, लेकिन वह वर्षों पुरानी बात है। अब यह आदमी लालची, झूठा और डरपोक हो चुका है। डंक ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और उस बदबूदार बेनिस को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया, और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।